हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस मंच पर आपका स्वागत करते हैं। आई होप कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। हालांकि इस बार थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी। और इससे पहले जो भी हमने आपको पढ़ाया था उसमें नेशनल मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, और मुझे लगता है कि नेशनल मूवमेंट के बारे में आपने काफ़ी कुछ वीडियो में सुना होगा, समझा होगा। लेकिन आज जो हम यहाँ पर सेशन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, वो नेशनल मूवमेंट से नहीं होगा, मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं होगा, बल्कि ये एंशिएंट हिस्ट्री से होगा। और आज एंशिएंट हिस्ट्री से ही हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, हड़प्पा सभ्यता से। और देखिए, इसमें 20 या 21 क्वेश्चंस होंगे, और ये सारे के सारे आप कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से होंगे, हड़प्पा सभ्यता से होंगे। और जहाँ तक जीएस की बात है, तो जीएस में अगर हिस्ट्री का पोर्शन है तो इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं। तो आइए देखिए, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है, मतलब कौन टैली कर रहा है। और ये हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है सुरकोतड़ा। तो सुरकोतड़ा जो है, ये सुरकोतड़ा के बारे में आपको जानना होगा। तो ये सुरकोतड़ा आप बताएंगे कि ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और इसमें यहाँ से आप बताएंगे कि घोड़े के दांत पाए गए हैं, घोड़े के दांत यहाँ से पाए गए हैं। और इसमें ये पूछ रहा है कि इसके जूता हुआ खेत दिया हुआ है। तो जूता हुआ खेत तो जो है ये कालीबंगा से है, तो ये तो गलत मिला हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता से अश्व के अवशेष है, ये भी गलत है। और रंग में पूर्व में धान की भूसी, चावंदड़ों से गढ़ी क्षेत्र। तो देखिए, जो चावंदड़ो है ये तो बलूचिस्तान में है, और ये एक ऐसा नगर है जहाँ पर इसका दुर्गीकृत नहीं किया गया है। तो ये भी गलत मिला हुआ है, और ये भी गलत है। पहला भी ऑप्शन गलत है, ये सेकंड भी गलत है। इसमें केवल सी सही है। इसका आंसर सी, रंगपुर पड़ता है गुजरात में, और यहाँ से धान की भूसी मिली हुई है। तो अगर पूछा जाए कि इसमें से जो पूछ रहा है ये कौन सा सही टैली कर रहा है, तो ये सी टैली कर रहा है, क्योंकि सुरकोतड़ा से ये घोड़े के दांत है। और जो हड़प्पा से है, तो हड़प्पा से बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन इसमें घोड़े के दांत नहीं मिले हुए हैं। जूता हुआ खेत ये कालीबंगा से है। तो ये केवल थर्ड ऑप्शन सही है, रंगपुर धान की भूसी, जो कि गुजरात में स्थित है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें कह रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को टैली करना है। और इसमें ये बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण है। तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया भी होगा कि पतन के, हड़प्पा सभ्यता के जो पतन है उसके एक कारण नहीं है, बल्कि ढेर सारे कारण आप बता सकते हैं। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो जैसे इसमें कह रहा है कि किसने क्या बताया है, तो सिंध नदी की बाढ़ की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये चर्चा जो किया था मार्शल और मैके ने किया था, तो ए का 4 हो जाएगा। और बाह्य आक्रमण जो कहा था वो गार्डन, चाइल्ड और हिलर ने कहा था, तो इसका आप बताएंगे बी का 2 हो जाएगा। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। और जो जलवायु परिवर्तन कहा गया है ये आर.एल. स्टीन ने बताया है। और भूतात्विक परिवर्तन जो है ये राइक्स एंड हेल्स के द्वारा बताया गया है। तो ए का 4, सी का 1, बी का 2 और डी का 3। तो इसका ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, इसका सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तरफ हिस्टोरियन के बारे में दिया गया है, इतिहासकारों के बारे में, और एक तरफ इसके डिक्लाइन के रीजन दिए गए हैं।
और आप सभी लोग जानते होंगे जो इंडस वैली है, इसका जो डिक्लाइन हुआ, जो इसका पतन हुआ है, इसके पीछे एक कारण नहीं थे बल्कि ढेर सारे कारण थे। जैसे गार्डन चाइल्ड का ये मानना था कि आर्यों ने अटैक कर दिया और आर्यों के अटैक करने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि मोहनजोदड़ो में ढेर सारे नरकंकाल पाए गए हैं, तो वो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ऐसा कहा है। और बाढ़ की वजह जो बताया गया है वो मार्शल और मैके के द्वारा बताया गया है। तो अलग अलग लोग हैं और अलग अलग बातें यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसका जो हो जाएगा वो चौथा होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था। तो देखिए सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो एक राष्ट्रीय स्तर का भी कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी कह सकते हैं। एक नगर से दूसरे नगर में, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में, और एक देश से दूसरे देश की ओर भी हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये मिस्र की सभ्यता की 20 गुना बड़ी सभ्यता है। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ी सभ्यता है। अर्थात ये काफ़ी बड़ी भी है और काफ़ी विकसित भी सभ्यता है। चाहे वो मेसोपोटामिया हो चाहे मिस्र हो, इन सब से ये आगे थी, विकसित भी थी। और यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के व्यापार होते रहे हैं। और चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, तो कुछ चीज़ों का इंपोर्ट किया जाता था और कुछ चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता था। तो यही इसमें पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था। तो देखिए ईरान से भी होता था, अफगानिस्तान से भी होता था और राजस्थान से होता था। तो जैसे राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, तो खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो हो गया, तो अफगानिस्तान से जैसे लाजवर्द हो गया, लाजवर्द मंगाया जाता था। अफगानिस्तान से सोना भी मंगाया जाता था, ईरान से शीशा मंगाया जाता था। तो कहने का मतलब है कि ये ईरान और अफगानिस्तान ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई सभ्यताएं हैं। और वैसे भी जैसे भारत हो गया, भारत की सभ्यता तो है ही, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान ये तीन ऐसे देश है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये तीनों जो है हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े हुए हैं तो व्यापार तो होगा ही, और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि ईरान से भी व्यापार होता रहा है, शीशा वहाँ से मंगाया जाता रहा है। तो इसमें जो रोम है, इटली की राजधानी है, इसका सिंधु सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसका गया था? तो हड़प्पा में जो टीला पाया गया है, तो टीले के रूप में जो पहचान हुई है वो 1826 में सबसे पहले, 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन के द्वारा की गई थी। और बाद में आप सबको पता ही होगा कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और 1923 से इसकी नियमित उत्खनन कराया गया है। और 1960 में माधव स्वरूप वत्स ने खुदाई करवाई थी, माधव स्वरूप वत्स ने। और इसके बाद 1964 के आसपास जो है मार्टिन व्हीलर ने भी
इसकी नियमित खुदाई उनके नेतृत्व में कराया गया था, मार्टिन व्हीलर। तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि हड़प्पा के विशाल टीले की ओर सबसे पहले किसने देखा था, अर्थात ये टीला है और इसमें क्या है इसके बारे में जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन टीले की ओर ध्यान जो गया था वो चार्ल्स मैसन का गया था 1826 में। खोज जो हुई है दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में, और जो इसका नियमित उत्खनन शुरू हुआ है 1923 में, और माधव स्वरूप ने उसको और भी आगे किया 1960 के आसपास माधव स्वरूप, और फिर 1964 में मार्टिन व्हीलर के नेतृत्व में भी नियमित खुदाई होती रही, कई वर्षों तक लगातार चलती रही है। लेकिन इसमें केवल सिर्फ इतना पूछ रहा है कि सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किसने किया था, मतलब सबसे पहले इसे देखा किसने था, तो चार्ल्स मैसन ने, और कब की बात है 1826 की। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए लिस्ट 1 आ गया है और लिस्ट 2, इनको दोनों को टैली करना है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो हमने जैसा कि पहले बता दिया था कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। पूर्व में आपको बताया गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता पूर्व में आलमगीरपुर तक है, मतलब मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था 1964 में। और पश्चिम में कहाँ तक है, तो पश्चिम में आप बताएंगे सुत कांगे डोर तक है, सुत कांगे डोर। इसकी खोज लगभग 1929 में R.L. स्टाइन के द्वारा किया गया था, R.L. स्टाइन। तो R.L. स्टाइन ने इसकी खोज की थी और 1929 की बात है, 1929 की बात है। और इसमें सुतकांगे डोर ये आधुनिक कहाँ पर स्थित है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और नदी अगर पूछा जाए तो दास्क नदी होगा, दास्क नदी के किनारे है। तो पूर्व में ये मेरठ है हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम में सुतकांगे डोर है, और उत्तर में ये मांडा है, जम्मू कश्मीर। मांडा नदी का नाम आप जानते ही होंगे, चिनाब नदी है, जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में कहाँ तक है, तो दक्षिण में आप बताएंगे कि ये दैमाबाद है, दैमाबाद। और किस नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी के किनारे है। तो इसमें टैली करना है, और जो टैली आपको करना है तो जैसे सुतकांगे डोर, तो सुतकांगे डोर ये आप बताएंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, इसका पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा A का 4। आलमगीर पूर्वी क्षेत्र है, दूरस्थ पूर्वी हो जाएगा। दैमाबाद दक्षिणी क्षेत्र है, प्रवरा नदी के किनारे। और मांडा जो होगा ये उत्तरी क्षेत्र में है। तो कहने का मतलब है कि पूछा भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, तो 12,99,600 किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। और ये ट्रायंगल में है, त्रिभुजाकार में है, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर सुतकांगे डोर ये पश्चिमी छोर हो जाएगा। और आपका जो आलमगीरपुर है मेरठ हिंडन नदी किनारे पूर्वी छोर हो जाएगा, उत्तर में मांडा चिनाब नदी किनारे हो जाएगा, और दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा, A का 4 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, C का 2। तो A का 4, B का 1, C का 2, D का 3। इसका ऑप्शन जो होगा वो आप बताएंगे सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड। A का 4, B का 1, C का 2, D का 3। तो इसका सेकेंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखिए आ चुका है, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किसने चावल की खेती के प्रमाण, किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो चावल की खेती के प्रमाण आप बता सकते हैं कि एक तो लोथल से मिला हुआ है, लोथल से दिया गया है। और जुते हुए खेत के साक्ष्य जो पाए गए हैं वो आप बताएंगे कालीबंगा से पाए गए हैं। जबकि लोथल जो है, लोथल आप जानते होंगे
लोथल एक बड़ा बंदरगाह था, बंदरगाह क्षेत्र था, और इसकी खोज लगभग 1957 में, समय को लेकर अधिकतर इतिहासकारों में मतभेद रहता है, 1957 कहीं मिलता कहीं 1954 मिलता है, और इसकी खोज जो की गई थी वो एस आर राव के द्वारा किया गया था। एस आर राव के द्वारा भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है, और ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के 80 किलोमीटर दूर सागर माला गांव के करीब ये लोथल स्थित है। बड़ा बंदरगाह क्षेत्र है, पश्चिमी तट पर है। पश्चिमी एशिया से लगातार यहाँ से व्यापार होता रहा है, और यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, तो जैसे बाजरे की भी साक्ष्य है, बाजरा है, चालाक लोमड़ी की साक्ष्य भी यहीं से है, जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र में चालाक लोमड़ी की चर्चा की गई है उसकी भी जानकारी यहीं से है। और जैसे युगल समाधान भी यहीं से मिले हैं, युगल समाधान हो गया, युगल समाधान चालाक लोमड़ी के साथ, बाजरे के साथ, जहाज़ों का गोदीवाड़ा जिसको हम लोग डाक यार्ड बोलते हैं, तो जहाज़ों का गोदीवाड़ा भी यहीं से है। और ईरान की मुद्रा भी है, फारस की मुद्रा भी है, ईरान की मुद्रा भी है, और बाट और माप, नापने और तौलने के भी साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। तो पश्चिमी तट पर स्थित जो लोथल है वो एक बड़ा बंदरगाह क्षेत्र है। यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार लगातार होता रहा है, और यहाँ से चावल के साक्ष्य हैं, और कालीबंगा से भी चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। तो आप कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा, पहला और दूसरा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो पूर्वी भारत, देखिए ये तो जो आजमगढ़ है, तो आजमगढ़ आप बताएंगे एमपी में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में ये स्थित है आजमगढ़। और ये आजमगढ़ मध्य पाषाण काल स्थल है, मध्य पाषाण काल का स्थल है। और यहाँ से आजमगढ़ से आप लोग जानते होंगे पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। पशुपालन के साक्ष्य अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ से पाए गए, तो राजस्थान के बागौर जिले से और आजमगढ़ से। और जो जोरवे है, तो जोरवे संस्कृति ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण के जस्ट बाद जो काल आता है उसको हम लोग ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। और ये जोरवे आप बताएंगे, जोरवे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। और यहाँ से कच्चे मिट्टी के मकान पाए गए हैं, गड्ढे वाले गोलाकार मकान पाए गए हैं। और ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, इनाम गांव के पास है। तो ये तो मान लीजिए दक्षिणी छोर माना जा सकता है। और ये आजमगढ़ जो है ये आप बताएंगे कि मध्य पाषाण काल का स्थल है, जबकि पूछ क्या रहा है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल स्थल जैसे प्रमुख जो स्थल है वो आप बताएंगे, जैसे बुर्जहोम हो गया, बुर्जहोम हो गया, चिराद हो गया, पिकलीहल हो गया, उड़ीसा में स्थित है। तो इसमें पूर्वी छोर पूछा जा रहा है तो चिराद होगा। चिराद बिहार में स्थित है, चिराद बिहार में स्थित है। और इसकी खोज 1959-60 में बीके सिन्हा के द्वारा किया गया था, बीके सिन्हा के द्वारा किया गया था। और यहाँ से हड्डियों के ढेर सारे औजार पाए गए हैं। और यहाँ से हिरन के सींग के उपकरण भी पाए गए। हिरन के सींग के उपकरण अगर पूछा जाए कहाँ से पाए गए हैं तो बता दीजिएगा चिराद। तो चिराद एक ऐसी जगह है जो बुर्जहोम को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा उपकरण यहीं से पाए गए हैं,
चिराद से, और चिराद बिहार के सारण जिले में, चंपारण जिले में स्थित है, चंपारण जिले में स्थित है। और इसकी खोज 1959 में बीके सिन्हा के द्वारा किया गया था। और यहाँ से हिरन के सींग के ढेर सारे उपकरण पाए गए हैं, हड्डियों के औजार पाए गए हैं, कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। तो चाहे बुरझोम हो, चाहे गुफकराल हो, चाहे पिकली हाल हो, चाहे संगन कुल्लू हो, तो जितने भी नवपाषाण काल के स्थल है उसमें से बुरझोम को अगर छोड़ दीजिए तो सबसे ज़्यादा जो स्थल पाए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा उपकरण पाए गए हैं हड्डियों के, वो चिराद से पाए गए हैं। तो चिराद कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार में है। और बिहार के किस ज़िले में है? तो आप बताएंगे चंपारण जिले में है। और इसकी खोज बीके सिन्हा के द्वारा किया गया था। इसका फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कुंभकारी प्रारंभ हुई है, तो देखिए कुंभकारी की जो शुरुआत हुई है वो नवपाषाण काल से हुई है। नवपाषाण काल से, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो ये बात है 1960 की। 1960 में तो उनका नाम था जॉन लुआब। तो जॉन लुआब के द्वारा पहली बार नवपाषाण शब्द काल यहाँ पर आया है। और इसकी जो खोज की गई है, पहला उपकरण जो पाया गया है वो 1965 में, लगभग 1965 में उत्तर प्रदेश के टोंस नदी के किनारे, टोंस नदी के किनारे लेनमे सूरियर के द्वारा पाया गया है। लेनमे सूरियर के द्वारा खोजा गया था। और ये टोंस नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार किस काल में कुंभकारी के साक्ष्य पाए गए हैं, तो नवपाषाण काल में पाए गए हैं। और जो न्यू स्टेन एज है, जो न्यू स्टेन एज है, तो इसको सबसे पहले किसने कहा था? जॉन लुआब के द्वारा कहा गया था। इनकी एक किताब थी तो उसमें इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। और पहला जो उपकरण पाया गया था वो लेनमे सूरियर के द्वारा पाया गया था। टेम्स नदी के किनारे पाया गया था। 1965 की बात है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, कुंभकारी की बात पूछ रहा है तो नवपाषाण काल होगा। नवपाषाण काल इसका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए नवपाषाण काल से क्या क्या इसकी विशेषता रही है। तो नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य भी पाए गए हैं। कुंभकारी पॉटरी कहते हैं, तो कुंभकारी के भी साक्ष्य इसमें पाए गए हैं। और पालिशकृत जो बर्तन है, पालिशकृत बर्तन भी इसी समय पाए गए हैं। और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास भी इसी समय हुआ था। और पहिए का आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार भी पहली बार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसका थर्ड हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए पूछ रहा है कि संध्या सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि संध्या सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई है, सिंधु घाटी में अवस्थित है। हड़प्पा संध्या नगरों में सबसे बड़ा है। हड़प्पा संध्या सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है। इसमें कौन सी सभ्यता पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता। मतलब संध्या सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि संध्या सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा में हुई थी। और खोज हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और इसको टीले के रूप में सबसे पहले जो पहचाना गया था 1826 में। और आपको पहले बता चुके हैं चार्ल्स मैसन थे। और इसकी नियमित खुदाई जो हुई है 1923 में हुई है। और उसके आगे चलती रही है। माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खुदाई आगे की। और फिर मार्टिन व्हीलर के द्वारा भी आगे खुदाई किया गया है। और समय समय पर ये इसकी खुदाई चलती ही रही है। तो इसकी जानकारी पहली बार 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में बताया गया है। और उस समय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे वो आपको पता होगा जॉन मार्शल थे। और हड़प्पा जो खोज हुई है, ये हड़प्पा
आज आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि इसका नाम आखिर हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा है। देखिए इसके कई नाम हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता है, एक हड़प्पा सभ्यता है, एक कांस्य युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खुदाई सबसे पहले पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मोस्टली जो भी क्षेत्र पाए गए वो सिंधु घाटी से जुड़े हुए हैं। और कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मूर्तियां हैं, जो बर्तन, जहाँ तक धातुओं की बात है तो कांसे का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। हालांकि कांसे का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं है, फिर भी ये इतिहासकारों के द्वारा बता दिया गया है कि कांसा इसमें इस काल में आ चुका था। धातुओं को गलाने की कला का विकास इस काल के लोगों ने सीख लिया था, तो इसलिए इसको कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन सबसे प्रचलित नाम अगर पूछा जाए, सबसे पॉपुलर नाम क्या है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सबसे प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। और ये नाम किसने दिया था, तो आप बताइएगा। जॉन मार्शल के द्वारा ये नाम दिया गया था। तो फिलहाल इसमें यही पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, बता दीजिएगा। सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, इसका फर्स्ट होगा पहला। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि हड़प्पा कालीन व्यापार, अर्थात हड़प्पा में व्यापार कहाँ से होता था, तो ईरान से तो होता ही था, हमने पहले बता दिया है। यहाँ से सीसा मंगवाया जाता था, और भी जैसे लाजवर्द हो गया वहाँ से मंगाया जाता था, इराक से था ही था, और चीन से और रोम से इसका व्यापार यहाँ पर नहीं होता था। तो चीन और रोम से हड़प्पा का व्यापार नहीं होता था, केवल ईरान से होता था और इराक से होता था, जो ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि ये रोम यूरोपियन कंट्री है, चाइना आप लोग जान ही रहे हैं। तो चाइना से, रोम से हमारा इसका कोई संपर्क नहीं था, तो यहाँ से चीज़ों को मंगाया जाता था। तो पहला ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। ये धर्म होगा, रिलीजन, तो किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। तो यहाँ पर तांबे के सिक्के की जानकारी नहीं है। ये लोग वस्तु विनिमय के बारे में, मटेरियल एक्सचेंज के बारे में जानते थे। वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को प्रयोग करते थे। और मुद्रा की इकाई के रूप में सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था, सेलखड़ी का प्रयोग होता था। इसमें सिक्के की कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी गलत है। धर्म का अनुसरण करते ही थे। इसमें जितने भी हड़प्पा वासी थे तो मोस्टली ये लोग ज़्यादातर प्रकृति की पूजा करते थे, आदि शिव की भी पूजा की जानकारी है, तो धर्म को मानते थे। मतलब किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए इसमें पूछ रहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसी से जुड़ी हुई है, दजला फरात नदी से। ये सुमेरिया की सभ्यता दजला फरात नदी से जुड़ी हुई है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। तो इससे तो जानकारी थी, इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध बिल्कुल थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। बाकी तांबे के सिक्के की कोई जानकारी नहीं है। धर्म का अनुसरण करते थे, जबकि कह रहा नहीं करते थे, ये भी गलत है। दास प्रथा की जानकारी, कोई दास प्रथा की जानकारी यहाँ पर नहीं है। पहली बात, दास प्रथा की जानकारी जो मिलती है वो ऋग्वेद में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा हड़प्पा सभ्यता समतामूलक समाज है, व्यापारियों का ही वर्चस्व यहाँ पर था, और किसी युद्ध की कोई जानकारी नहीं है, तो फर्स्ट सही है। आगे देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है
जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से तो अलग अलग चीज़ें हैं, ग्रेट बात है, जैसे अन्नागार भी है, महाविद्यालय भवन है, हाथी के कपाल खंड भी है, गीली मिट्टी पर लिपटा हुआ सूती का कपड़ा भी है, कुएं की भी जानकारी है। तो मोहनजोदड़ो से ईरान की मुद्रा नहीं मिली है, धौलावीरा से भी जानकारी नहीं है, कालीबंगा से भी नहीं है, क्योंकि धौलावीरा जो है ये एक बड़ा क्षेत्र था, गुजरात में स्थित है। यहाँ से खेल के मैदान की जानकारी है, बांध की जानकारी या जल प्रबंधन की जानकारी, कालीबंगा आपने पढ़ाई होगा, जोते गए खेतों की जानकारी है, अग्निकुंड की जानकारी है, अलंकृत ईंट की जानकारी है, कच्चे ईंटों की मकान की जानकारी है। तो इसमें ईरान फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई, ईरान की मुद्रा। तो देखिए व्यापारिक क्षेत्र इन चारों में लोथल है, पश्चिम एशिया से व्यापार हो रहा है, तो यहाँ लोथल से आप बताएंगे ईरान की मुद्रा प्राप्त हुई है, चाहे ईरान के लीजिए चाहे फारस के लीजिए। और यहाँ से और भी चीज़ें हैं, जैसे हमने पहले ही बता दिया है, जैसे बाजरा हो गया, गोदीवाड़ा हो गया, जहाज़ों का डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं, गोदीवाड़ा हो गया, चावल का साच हो गया, 3 युगल समाधान है। युगल समाधान मतलब होता पुरुष और महिला को साथ साथ दफनाने के साथ यहाँ से मिलते हैं। तो लोथल एक बड़ा बंदरगाह क्षेत्र था और इसका यहाँ से ईरान की मुद्रा की जानकारी होती है, जिसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ से हो रहा था। तो इसका थर्ड हो जाएगा, थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। इसमें पूछ रहा है सिंध सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त, सिंध सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ये भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ वो क्या है? तो जैसे विष्णु शर्मा की किताब है पंचतंत्र, तो पंचतंत्र में एक चालाक लोमड़ी पेड़ की ओर देख रही है और वहाँ पर कौवा बैठा हुआ है, उसके मुंह में रोटी है। तो ये उससे कहानी सुनाने के लिए कहती, क्योंकि ये पूरे जंगल में घूमाती लोमड़ी, इसको कुछ खाने को मिलता नहीं, शिकार मिलता नहीं है। तो इसकी नज़र जब पेड़ पर जाती है तो कौवा वहाँ पर मुंह में रोटी लेकर के बैठा होता है, तो इसकी भूख रोटी को देखकर और बढ़ जाती है। तो इसने कौवे से कहा कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा गाना गाते हो, जरा गाना गा के सुनाइए। जब इनकी बड़ाई होने लगी कौवे की, तो लोमड़ी ने जब इनकी बड़ाई करनी शुरू कर दी, जब वो गाना गाने लगे तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और इसने मुंह में पकड़ करके फरार हो गई। तो अपनी चालाकी से उनकी इसने बड़ाई की, बटरिंग किया और उसमें वो घुल मिल गए और इनकी कमजोरी का पूरा फ़ायदा उठाया और जो भूख थी इसने मिटा दी और वो भूखे के भूखे रह गए। तो झूठी बड़ाई करने वाले से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये पंचतंत्र की कथा है और ये इसकी जानकारी जो दी गई विष्णु शर्मा की किताब में दी गई है। और चालाक लोमड़ी जो दिखाई गई है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? लोथल से मिलती है। इसका सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भीमबेटका का संबंध एक धार्मिक स्थल है, एक व्यापारिक स्थल है, एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहाँ चित्रकला के साक्ष्य पाए गए हैं, या एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहाँ लिखित साक्ष्य पाए गए। तो देखिए भीमबेटका आप बताएंगे ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल ज़िले में स्थित है, भोपाल शहर में स्थित है। और यहाँ से लगभग 600 गुफा चित्र पाए गए हैं, शैलाश्रय पाए गए हैं ढेर सारे। और यहाँ से पशु पक्षियों के चिन्ह पाए गए हैं, यहाँ से ग्वाले के भी चिन्ह पाए गए हैं, किसान के चिन्ह पाए गए हैं। तो ये जो भीमबेटका है ये गुफा है, तो गुफा में चित्रकारी हुई है, पत्थरों पर चित्रों को काट करके बनाया गया है। इसमें बहुत सारे दृश्यों को पत्थरों के माध्यम से उकेरा गया है। और भीमबेटका की जो गुफा है वो मध्य प्रदेश के 40 किलोमीटर आगे भोपाल में स्थित है। यहाँ पर 600 छोटी छोटी गुफाएं पाई गई, शैलाश्रय पाए गए हैं और यहाँ पर पशु पक्षियों के चित्र पाए गए हैं, ग्वाले के चित्र पाए गए, किसान के चित्र पाए गए हैं, नाचने गाने के भी यहाँ पर साक्ष्य पाए गए हैं। तो उस ज़माने में जो भी एक्टिविटी होती थी
उसकी जानकारी चित्रों के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया जाता था। तो जो भी सोर्सेज होते थे तो उसी के माध्यम से समाज की चीज़ों को पत्थरों पे चित्रकारिता के माध्यम से जीवंत करने का एक सफल प्रयास किया जाता था। तो वो चीज़ भीमबेटका में दिखाई देती है। और भीमबेटका जो है ये आप बताएंगे, भीमबेटका आपका ये पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, पूरा पाषाण कालीन एक स्थल है और यहाँ से इसकी जानकारी मिल जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो चित्रकला। तो चित्रकारिता की जानकारी पहली बार, चित्रकारिता की जानकारी पहली बार पूरा पाषाण काल में है, पूरा पाषाण काल में है। और इसकी जानकारी पूरा पाषाण कालीन स्थल है, उसका नाम है भीमबेटका। तो भीमबेटका नामक गुफा से मिला हुआ है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 40 किलोमीटर आगे स्थित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड हो जाएगा। इसका ऑप्शन थर्ड सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि मध्यकालीन स्थल कौन कौन से प्रमुख स्थल है। और सबसे पहला जो उपकरण पाया गया था वो 1857 में। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य पाषाण कालीन पहला जो उपकरण है वो कब खोजा गया था? 1857 में। और किसने खोजा था? तो सीएल कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। सीएल कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। और ये पहला प्रथम उपकरण जो पाया गया था, प्रथम उपकरण वो आप बताएंगे विंध्य क्षेत्र से पाया गया था, विंध्य क्षेत्र से पाया गया था। और यहाँ पर जो सबसे पुराना स्थल है, जैसे उसमें सरायनाहर है, सरायनाहर और मैदहा है, मैदहा है, सरायनाहर और मैदहा। और ये दोनों जो है सबसे पुराने स्थल है, सरायनाहर और मैदहा। और ये दोनों प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अब इस काल के जो प्रमुख स्थल है, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल सरायनाहर मैदहा तो होंगे ही होंगे, सरायनाहर और मैदहा तो होंगे इसमें। इसके अलावा जैसे इलाहाबाद के पास है चौपानी मांडो है, तो चौपानी मांडो भी एक प्रमुख स्थल बताया गया है। बागोर भी इस काल का एक प्रमुख स्थल है। आदमगढ़ भी एक प्रमुख स्थल है। और इस काल को, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं, माइक्रोलिथ का भी काल कहते हैं इसको, माइक्रोलिथ कहते हैं, क्योंकि इस काल में छोटे छोटे औजार, नुकीले औजार बनने शुरू हो गए थे। जैसे स्क्रैपर हो गया, फलक हो गया, ब्लेड हो गया, खुरचनी हो गया। तो छोटे छोटे उपकरण मध्य पाषाण काल में बनने शुरू हो गए थे। तो जैसे पूछ रहा है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल जो दो सबसे पुराना स्थल है वो सरायनाहर है और मैदहा। और सरायनाहर और मैदहा ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब इसमें क्या क्या मिला हुआ है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अस्थिपंजर पाया गया है, अस्थिपंजर। तो अगर पूछा जाए कि मानव के नरकंकाल, नरकंकाल सबसे पहले कहाँ से खोजा गया है? तो बताइएगा सरायनाहर और मैदहा से खोजा गया है। और यहाँ से जैसे गर्त स्तंभ पाए गए हैं, मतलब गड्ढे में स्तंभ वाले मकान पाए गए, उस पर छत बना दिया जाता था। और इसके साथ साथ यहाँ पर कब्र भी पाया गया है। और इसमें और भी कई सारे साक्ष्य सरायनाहर और मैदहा से पाए गए हैं। जैसे 12 सिंहों के छल्लों वाली माला भी इसी से पाई गई है। तो मानव के जो नरकंकाल है, कब्र है, हड्डियों के उपकरण है और 12 सिंहों के छल्लों की माला है। तो ये सब जानकारी सरायनाहर और मैदहा से मिलती है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये दोनों सबसे पुराने स्थल है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है मुंडीगाक एक स्थल है और मुंडीगाक स्थल कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। जैसा हमने पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता ये किन 3 देशों पे जुड़ी हुई, तो हड़प्पा सभ्यता 3 देशों से जुड़ी हुई है। जैसे भारत हो गया,
पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 देशों से जुड़ी हुई सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के साथ अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भारत में, तो भारत में तो आप स्थल जान ही रहे हैं। पाकिस्तान में जैसे प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो मान लीजिए जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा खुद हो गया, हड़प्पा हो गया, सुतकांगे डोर हो गया, सुतकांगे डोर हो गया, चाउंदड़ो हो गया, चाउंदड़ो। और अफगानिस्तान से जैसे मुंडीगाक है ही, मुंडीगाक हो गया, सुरतगोई हो गया, सुरतगोई, तो ये सब मुंडीगाक, सुरतगोई, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ईरान से कोई जानकारी नहीं, बहरीन से कोई जानकारी नहीं, पाकिस्तान से, लेकिन ये पूछ रहा है मुंडीगाक कहाँ से जुड़ा हुआ, तो मुंडीगाक हो गया या सुरतगोई हो गया, ये सब अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा किस प्रकार से होती थी। तो आपको बता दें कि अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो अंत्येष्टि जो होता था वो 3 प्रकार से होता था। जैसे सौदा हो गया, सौदा, दूसरा था पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, और तीसरा जो था आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण मतलब सांकेतिक समाधिकरण, सांकेतिक समाधिकरण। तो सौदा का मतलब समझ गए होंगे, जैसे आज होता है हिंदू धर्म में शवों को जला दिया जाता है। तो शवों को जब जला दिया जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सौदा कहते हैं। तो कुछ लोगों के शरीर को जला दिया जाता था, उस माध्यम से उनका अंतिम संस्कार हो जाता था। और अधिकतर लोग जो होते थे उनको जमीन में गड्ढा खोद करके दफना दिया जाता था। उत्तर से, उत्तर सिर होता था, पैर दक्षिण होता था, और पैर को जो है मोड़ दिया जाता था। तो गड्ढे बना करके और पैर को मोड़ करके उसको, शरीर को, डेड बॉडी को लिटा दिया जाता था। और उसमें जो है बर्तन कुछ रख दिए जाते थे, शीशा रख दिया जाता था, कंघा रख दिया जाता था। तो जब शीशा, कंघा, बर्तन रखे जाते थे तो इससे लगता है कि लोग परलोक के बारे में भी कुछ इच्छा अपनी रखते थे, अर्थात ये दूसरे लोग की भी चर्चा इनके अंदर थी, हड़प्पा वासियों के अंदर। तो ज़्यादातर जो लोग थे मरने के बाद गड्ढा खोद दिया जाता था और उनके जो पैर होते थे घुटने से मोड़ दिए जाते थे, और उसके बाद बगल में ही बर्तन रख दिया जाता था और उसमें बहुत सारे उपकरण रख दिए जाते थे। तो इसको जो है पूर्ण समाधिकरण कहते थे। और जो आंशिक समाधिकरण है, तो आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि जैसे कोई अगर मर गया है तो उसको पहले जंगल में फेंक दिया जाता था, और चील कौओं के खाने के बाद जो बचता था उसको ला करके गड्ढे में दफना दिया जाता था। तो सबसे कम जो होता था वो आंशिक समाधिकरण होता था। ये ऐसे लोग होते थे जो समाज में अच्छा कार्य नहीं करते थे, जैसे किसी ने मित्र को धोखा दे दिया, अनैतिकता कर दिया, हत्या कर दिया, गलत कर दिया, तो ऐसे लोगों के मरने के बाद आंशिक समाधिकरण किया जाता था। मतलब मरने के बाद इन्हें जंगल में फेंक दिया जाता था, चील कौओं के नोचने के बाद फिर ला करके गड्ढे में दफना दिया जाता था। तो ये आंशिक समाधिकरण कहा जाता है। तो 3 प्रकार से समाधिकरण होता था। तो देखिए इसमें दाह संस्कार, राख के कलश में रखकर गाड़ना, मृतका पात्र के साथ शरीर का विस्तार समाधान करना, स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। तो देखिए दाह संस्कार भी होता था और मृतका पात्र के साथ शरीर को विस्तारित, मैंने बताया था कि खोद करके गड्ढा बना करके और उसको पैरों को मोड़ करके वहाँ पर रख दिया जाता था, और कुछ बर्तन रख दिए जाते थे, कुछ कंघा रख दिया जाता था। तो शवों की भी जलाने की परंपरा थी, और शवों को जब फेंक दिया जाता जंगल में तो जो बचता था जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसकी परंपरा थी। लेकिन सबसे ज़्यादा पूर्ण समाधिकरण होता था, अर्थात लोगों के मरने के बाद उसको वहाँ पर मिट्टी में दफना दिया जाता था। तो इसमें प्रमुख पूछ रहा है मेन कौन सी प्रक्रिया थी, तो थर्ड हो जाएगा, मिट्टी के पात्र के साथ शरीर को विस्तारित कर दिया जाता था, जिसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, थर्ड सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।
देखिए इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित पद समूहों में से कौन सा मोहनजोदड़ो की पशुपत मुद्रा में अंकित है। तो मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो से पशुपतनाथ की मूर्ति मिली हुई है। और ये मूर्ति किसकी है तो आप बताएंगे कांसे की है। और ये जो कांसे की मूर्ति है वो दाईं ओर आप बताएंगे हाथी और चीता बैठा हुआ है, और दूसरा जो है भैंसा और गैड़ा है, और बीच में हिरन विराजमान है। तो इसमें पशुपतिनाथ की जो कांसे की मूर्ति मिली हुई मोहनजोदड़ो से, इसको हम लोग आद्य शिव से जोड़ते हैं। आद्य शिव, प्राचीन शिव कह सकते हैं। तो आप ये जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए संभवतः पहली बार मूर्ति पूजा की शुरुआत किस काल से हुई है तो बता दीजिएगा। मूर्ति पूजा की शुरुआत पहली बार हड़प्पा काल से हुई है। तो इसमें जानवर पूछ रहा है तो दाईं ओर हाथी और चीता है। तो हाथी और चीता और भैंसा और गैड़ा। तो इसमें जैसे हाथी हो गया, चीता मतलब बाघ हो गया, गैड़ा और भैंसा हो गया। तो इसका जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से टैली करना है और नीचे दिए गए उत्तर को लिखना है। तो इसमें जैसे पूछ रहा है किस प्रकार से और कहाँ से क्या क्या जानकारी मिली हुई है। तो युगल समाधान की जानकारी लोथल से है। 1 का 3 अग्निवेदी अग्निकुंड जो मिला है कालीबंगा से, राजस्थान से स्थित कालीबंगा। मन के बनाने के कारखाने चौंदड़ो से जो बलूचिस्तान में है। और वर्कर्स के जो निशान पाए गए हैं वो हड़प्पा से, दस्तकारी के मंच जो पाए गए हैं वो हड़प्पा से पाए गए हैं। तो इसमें युगल समाधान मतलब पुरुष और महिला को साथ साथ दफनाने की जो शुरुआत हुई है। जैसे अगर पूछा जाए सांकेतिक रूप से सती प्रथा के साक्ष्य पहली बार कहाँ से मिलते हैं तो सती प्रथा के साक्ष्य वैसे लिखित में तो नहीं है या किसी लेख में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि सांकेतिक रूप से सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिल जाते हैं तो लोथल आप बता सकते हैं। तो इसका 1 का 3 हो जाएगा। और अग्निकुंड कालीबंगा से है। अगर अग्निकुंड मिला कालीबंगा से तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोग जो है कर्मकांड में विश्वास रखते थे। कर्मगारों के निवास, वर्कर्स के निवास हड़प्पा से है। मनके बनाने कारखाने, माला बनाने कारखाने चौंदड़ो से है। तो A का 3, B का 2, C का 5। तो A का 3 हो जाएगा, B का 2, C का 5, D का 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। तो ये 21 क्वेश्चन इसमें दिए गए थे और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद जरूर आएंगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो दिवाली के बाद आएगी। और तब तक के लिए जय हिंद।